देखिए ईवीएम मशीन क्या है और बैलेट पेपर को हटाकर ईवीएम मशीन को क्यों लाया गया। इलेक्शन के पास आते ही क्यों धरने चालू हो जाते हैं ईवीएम मशीन को लेकर। आज तक एक भी पार्टी ऐसी नहीं जिसने जीतने के बाद ये कहा हो कि ईवीएम मशीन हैक है। बीजेपी जीते, कांग्रेस जीते या कोई और पार्टी जीते, तब तो इनके मुंह बंद हो जाते हैं, तब तो नहीं कहते कि ईवीएम मशीन हैक है। सुप्रीम कोर्ट ने हर पॉलिटिकल पार्टी को खुला चैलेंज किया। जो लोग ये कहते हैं कि ईवीएम मशीन हैक हो सकती है, वो दुनिया का कोई भी एक्सपर्ट बुलाकर लाएं और इस मशीन को हैक करके दिखाएं। कुछ लोग कहते हैं कि इसे इस तरीके से प्रोग्राम किया गया है कि यहाँ पर एक बार बटन दबाओगे और वहाँ 2 बार वोट जाएंगे। पर किस तरह से बीजेपी ने ईवीएम में गड़बड़ियां की, इसी पर उनसे CVM for lost in MP. Diggvijay says any machine with a chip can be hacked. Diggvijay saying as about it, saying that any machine with a chip can in fact be messed up with. I have एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से ईवीएम हैक होती ये जो 2 बदलाव हुए वीवीपैट में, पहला वही टाइप ऑफ किया गया और भाई जलेबी को 15 सेकंड से बढ़ाकर 7 सेकंड किया गया। राजा की आत्मा ईवीएम में है। खुलेआम कहा जा रहा है कि 370 सीट वाली कुछ ना कुछ तो हो गया, कुछ ना कुछ सेटिंग कर दी है। ईवीएम में कभी कहां पे पता नहीं। चुनावों में ईवीएम हैकिंग हुई थी। जो ईवीएम पर चुनाव आयोग की चुनौती की खबर है। सर्वदलीय बैठक के बाद चुनाव आयोग ने ईवीएम हैक करने की चुनौती दी। आयोग ने बाकायदा इसके लिए रविवार और शुक्रवार को दिन तय किए हैं। इस समय की बड़ी खबर बता दें, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जाके जवाब में कहा है कि ईवीएम देखिए 1991 से पहले बैलेट पेपर का यूज किया जाता था। जब इनसे बैलेट पेपर के थ्रू वोट डलवाए जाते थे तो करोड़ों बैलेट पेपर की जरूरत पड़ती थी, हजारों पेड़ काटे जाते थे और लाखों लोग इन पेपर को गिनने में लगते थे। और इंडिया जहां हर थोड़े दिन में इलेक्शन होते हैं, वहां ये प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1991 में ईवीएम मशीन को लाया गया। देखिए सबसे पहले हम ईवीएम मशीन के स्ट्रक्चर को समझते हैं। जब 1991 में ईवीएम मशीन को लाया गया तो ये 2 हिस्सों में काम करती थी। एक था कंट्रोल यूनिट, दूसरा था वोटिंग यूनिट। पहले समझते हैं कि कंट्रोल यूनिट क्या है। ये कंट्रोल यूनिट वहाँ के ऑफिसर के पास होती है, जिसमें वोटिंग की डाटा और प्रोग्रामिंग होती है। जब आप वोट देने जाते हैं तो वहां पर बैठा ऑफिसर वहां से एक बटन दबाता है, जिससे आपकी वोटिंग यूनिट में एक रेड लाइट जलती है और तब जाकर आप वोट डाल पाते हैं। देखिए इससे ये भी फायदा है कि कोई मौका देखकर अपने फेवरेट कैंडिडेट को 5 से 6 बार वोट न डाल दे। अब समझते हैं कि ये वोटिंग यूनिट क्या है। देखिए वोटिंग यूनिट को बैलेट यूनिट भी कहा जाता है। ये वो यूनिट होती है जिसमें आप अपने फेवरेट कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हैं और उसे वोट डालते हैं। देखिए ईवीएम मशीन के आने के बाद भी कई तरह के सवाल उठ रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे ये अभी भी कंप्लीट नहीं है, इसमें शॉर्टकमिंग है। इसलिए सन 2014 के नेशनल इलेक्शन में इसके साथ वीआई पैड को भी ऐड कर दिया गया। अब ये वीआई पैड क्या है। देखिए आप जब पहले वोट डालने जाते थे तो आप वोटिंग यूनिट पर बटन दबाते थे, फिर एक ग्रीन लाइट जलती थी, फिर आप विश्वास कर लेते थे कि आपका वोट आपके फेवरेट कैंडिडेट को चला गया है। अब वीआई पैड को ऐड करने से ये हुआ कि सेम मशीन के पास में वीआई पैड को भी रखा जाता है। आप जब वोट डालते हैं तो वीआई पैड में एक पर्ची दिखाई पड़ती है। आप इस पर्ची को लेकर नहीं जा सकते, बस ये पर्ची आपकी वेरिफिकेशन के लिए होती है कि आपने जिसे वोट डाला है वोट उसे ही मिला है। इससे यह भी एक फायदा है कि वोटर को विश्वास हो जाता है कि हमने अपनी फेवरेट पार्टी को वोट डाला है और वोट हमारी फेवरेट पार्टी को ही मिला है। देखिए वीआई पैड को ऐड करने से टोटल 3 मशीनें हो गई। पहली वोटिंग यूनिट जिस पे आप अपना वोट डालते हैं, दूसरी वीआई पैड जिस पे आप वेरीफाई करते हैं अपने वोट को, और तीसरी कंट्रोल यूनिट जो वहाँ के ऑफिसर के पास होती है। इस मशीन को स्टैंड अलोन इंडिपेंडेंट मशीन भी कहते हैं। ना तो इसमें कोई वाईफाई होता है और ना ही कोई फ्रिक्वेंसी रिसीवर। इस मशीन को पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और भारत लिमिटेड ने बनाया है। ये पूरी तरीके से इंडिया मेड है। अब समझते हैं कि पूरे इलेक्शन में प्रोसेस क्या फॉलो होता है। देखिए ईवीएम मशीन का कंट्रोल भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के पास होता है। जैसे ही इलेक्शन की डेट पास आती है तो इस मशीन को निकालकर अलग अलग स्टेट के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के स्ट्रॉन्ग रूम में भेज दिया जाता है। ये जो स्ट्रॉन्ग रूम होता है बहुत ही सिक्योर होता है और स्पेशल फोर्स के द्वारा इसकी निगरानी की जाती है। इस मशीन का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वह ईवीएम रैंडमाइजेशन के द्वारा होता है। मतलब इस मशीन को एक सीरियल कोड अलॉट कर दिया जाता है। कौन सी मशीन कौन से बूथ में जाएगी ये किसी को पता नहीं होता। फिर उसके बाद जब इन्हें स्ट्रॉन्ग रूम में लाया जाता है तो सारे कैंडिडेट की मौजूदगी में इलेक्शन कमीशन इन्हें स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर रखकर स्ट्रॉन्ग रूम को बाहर से लॉक कर देती है और कोई भी इसे खोल नहीं सकता। और इसकी सिक्योरिटी जो होती है बहुत स्पेशल होती है। 24/7 लाइव रिकॉर्डिंग चलती है और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी आकर चेक कर सकता है इस रिकॉर्डिंग को। फिर जब इलेक्शन की डेट पास आती है तो सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए इन्हें अलग अलग स्टेट की कॉन्स्टिट्यूएंसी में पहुंचाया जाता है। जैसे पंजाब में 9 कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो पहले इन्हें पंजाब के स्ट्रॉन्ग रूम में पहुंचाया जाएगा,
फिर इन्हें 9 कॉन्स्टिट्यूएंसी के अलग अलग स्ट्रॉन्ग रूम में पहुंचाया जाएगा। फिर उसके बाद इन्हें पोलिंग स्टेशन तक लाया जाता है सेम लेवल की सिक्योरिटी के साथ। पोलिंग स्टेशन वो जगह होती है जहां पर जाकर आप वोट डालते हैं। अच्छा, इसमें एक बात ये भी है कि इन मशीन के अंदर एक यूनिक आईडी होती है। जब ये मशीन पोलिंग स्टेशन पर पहुंच जाती है तो सारे एग्जीक्यूटिव और पॉलिटिकल पार्टी के लोग मिलकर इसे चेक करते हैं। अगर इस दौरान एक भी आईडी मिसमैच निकलती है तो इस प्रोसेस को वहीं रोक दिया जाता है। अच्छा, कुछ इनरिस्पॉन्सिबल लोग जो एलिजिबल होने के बाद भी उन्होंने पोलिंग स्टेशन का मुंह नहीं देखा होता, उन्हें मैं बता दूं, ये जो पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव लोग होते हैं ये बहुत मेन रोल निभाते हैं। जब आप वोट देने जाते हैं तो ये बाहर ही बेंच लगाकर बैठे होते हैं। इनको आप अपनी पर्ची देते हैं और ये आपको बता देते हैं कि आपको कौन से रूम में जाना है। देखिए, अगर कोई आपके बदले धोखे से वोट डाल आता है तो लिस्ट में आपके नाम के आगे टिक लगा होगा। इस सिचुएशन में भी आप इनकी मदद ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि वोटिंग स्टार्ट होने से पहले इनका टेस्ट होता है। सारे पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाकर इनकी पार्टी के सामने वोट डलवाया जाता है और वीआई पैड में पर्ची दिखाकर इन्हें वेरीफाई कराया जाता है। अगर एक भी एंट्री मिसमैच होती है तो इस प्रोसेस को वहीं रोक दिया जाता है। जब सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग सहमति जताते हैं तब उसके बाद इनके साइन होते हैं। फिर उसके बाद जाकर वोटिंग चालू होती है। जो लोग इस मशीन के विपक्ष में हैं उनका कहना है कि टेस्ट तो तुम 1 से 2000 वोटों का कराते हो, मगर मशीन में ऐसी प्रोग्रामिंग की गई है कि 1 लाख वोट तक तो कुछ नहीं होगा। 1 लाख वोट पूरा होने के बाद आप 1 वोट डालोगे और अगली पार्टी को 2 वोट चले जाएंगे। पहली बात, जो पार्टी ऐसा कर रही है वो इस प्रोसेस के बीच में लाइव कैमरा, सिक्योरिटी सिस्टम, टेम्पर्ड रूम, सिक्योरिटी रूम और स्ट्रॉन्ग रूम, इन सब को क्रैक कर ले। उसके बाद इस मशीन को चुरा ले और मशीन चुराने के बाद इसकी प्रोग्रामिंग चेंज करके इस मशीन को वापस रख दे। उसके बाद भी कितनी मशीन चुराओगे और आपको कैसे पता लगेगा कि जो मशीन आपने चुराई है वो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आएगी? अगर बैलेट यूनिट में एक बार बटन दबाओगे और वीआई पैड में 2 पर्ची आएंगी तो इसकी काउंटिंग मिसमैच हो जाएगी और प्रोसेस वहीं रोक दिया जाएगा। एक बात ये भी कही जाती है कि वोटिंग पूरी होने के बाद वोट बढ़ाए जाते हैं। जो पोलिंग बूथ का इंचार्ज होता है वो सभी पॉलिटिकल पार्टी की मौजूदगी में इस मशीन को सील कर देता है। उसके बाद सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग चेक करते हैं कि मशीन ढंग से सील हुई है या नहीं। उसके बाद सभी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को एक पर्ची दी जाती है और दूसरी पर्ची बूथिंग इंचार्ज रखता है। अब ये मशीन जब ही खुलेंगी जब दोनों पार्टी की पर्ची मैच होंगी। पहले जो बूथ कैप्चरिंग होती थी अब उसकी गुंजाइश ही नहीं है, कोई इसे चुरा के लेके जा ही नहीं सकता क्योंकि अब उसके लिए ये यूजलेस है। उसके बाद सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए इन्हें दोबारा स्ट्रॉन्ग रूम में लाया जाता है और सभी पॉलिटिकल पार्टी की मौजूदगी में इन्हें लॉक कर दिया जाता है और इसकी सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है। और जिस दिन काउंटिंग होनी होती है उस दिन सभी पॉलिटिकल पार्टी की मौजूदगी में इसे खोला जाता है और हर मशीन की सील चेक होती है। अगर एक मशीन की भी सील हटी होती है तो इस प्रोसेस को वहीं रोक दिया जाता है। मान लीजिए बीजेपी को 80 वोट मिले हैं और कांग्रेस को 90, तो वीआई पैड में भी उतने ही नंबर दिखाना चाहिए। ये रैंडमली चेक होता रहता है, जैसे जैसे कैलकुलेशन होती रहती है वैसे वैसे आपको मीडिया बताती रहती है कि ये पार्टी इतने नंबर से आगे चल रही है और लास्ट में रिजल्ट अनाउंस हो जाता है। देखो, जो पार्टी हार जाती है वो हल्ला करने लगती है कि ईवीएम मशीन हैक है। आज तक एक भी पार्टी ऐसी नहीं जिसने हारने के बाद ये ना कहा हो कि ईवीएम मशीन हैक है, और आज तक एक ऐसी पार्टी भी नहीं जिसने जीतने के बाद ये कहा हो कि ईवीएम मशीन हैक है। देखिए, मैं एक ऐसे केस को डिस्कस करता हूँ जो सबसे ज्यादा डिस्कस हुआ था इस देश में। जब एक पार्टी के मेंबर ने दिल्ली असेंबली में एक मशीन लगाई और उसे हैक करके दिखाया तो पूरे देश में हल्ला मच गया। मगर वो जो डेमोस्ट्रेशन दिखाया था वो ईवीएम मशीन की कॉपी पर दिखाया था। कल मैं आपसे कहने लगूं कि एचडीएफसी बैंक की साइट हैक हो सकती है और मैं अपनी साइट बनाकर उसे हैक कर लूं तो इससे कुछ साबित नहीं होता। अगर मुझे हैक करनी होगी तो मैं एचडीएफसी बैंक की साइट हैक करके दिखाऊंगा, ना कि कॉपी। अगर ये इतने बड़े लेवल पर हुआ था कि इसे पूरे देश ने देखा था तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 जून सन 2017 को हर पॉलिटिकल पार्टी को चैलेंज किया। जो लोग ये कह रहे हैं कि ईवीएम मशीन हैक हो सकती है वो दुनिया का कोई भी एक्सपर्ट बुलाकर लाए और इस मशीन को हैक करके दिखाएं। आखिर में एक ही बात कहना चाहूंगा, सन 2024 के इलेक्शन पास आ रहे हैं, वोट देने जरूर जाए। आपका एक वोट आपके देश को विकास की तरफ लेके जा सकता है।